नमस्कार। आज हम हार्पर ली के एक बहुत ही मशहूर कालजयी उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है 1930 के दशक के अलाबामा में। एक छोटा सा शहर है मेकोम्ब। वैसे काल्पनिक है ये शहर। और सब कुछ बताया गया है एक छोटी बच्ची की नजरों से, स्काउट फिंच। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इसी वजह से हमें उस समय का जो सामाजिक माहौल था, नस्लीय तनाव और ग्रेट डिप्रेशन का असर, वो सब बड़े सीधे साधे ढंग से महसूस होता है। कहानी में मुख्य किरदार हैं स्काउट, उसका भाई जेम, उनके पिता एटिकस फिंच जो वकील हैं। और हाँ, वो एक रहस्यमयी पड़ोसी भी है, बू रैडली, जो सालों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला है। हाँ, शुरू में तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण या कहें डर यही बू रैडली है। उसको लेकर अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसे बाहर निकालें, लेकिन फिर कुछ अजीब चीजें भी होती हैं, जैसे वो पेड़ की खोखले में छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं। और वो आग लगने वाली रात, जब स्काउट को पता भी नहीं चलता और कोई उसके कंधे पे कंबल डाल जाता है, ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं लगता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बू रैडली वाला एंगल है ना, ये असल में मेकोम्ब के समाज की परतों को, उसके अंदर छिपे पूर्वाग्रहों को समझने में मदद करता है। हाँ, जैसे स्काउट का स्कूल का पहला दिन, वो वॉल्टर कनिंगम वाला किस्सा, या फिर ब्रिस ईवल वाला, दिखाता है कि समाज कैसे बटा हुआ है। सही बात। गरीब हैं पर सम्मानित हैं कनिंगम, और दूसरी तरफ ईविल परिवार है जिसे कोई पसंद नहीं करता। और यहीं पर एटिकस की वो सीख आती है स्काउट के लिए। हाँ, वो बहुत जरूरी सीख है, किसी की खाल में चढ़कर घूमना, मतलब दूसरों के नजरिए से देखना, सहानुभूति। बिल्कुल। और यही सहानुभूति शायद आगे की कहानी की नींव रखती है, क्योंकि फिर कहानी का फोकस बदलता है। हाँ, जब एटिकस एक बहुत मुश्किल केस हाथ में लेते हैं, एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने का फैसला, जिस पर आरोप है एक श्वेत महिला माइला ईविल से बलात्कार का, और यह आरोप झूठा है। और इस फैसले से पूरे शहर में मतलब एक तरह की नफरत और तनाव का माहौल बन जाता है फिंच परिवार के खिलाफ। हाँ, यहीं पर उपन्यास अपने असली मुद्दे पर आता है, नस्लवाद, अन्याय, वो भी बहुत खुलकर। वो मुकदमा, ट्रायल सीन कहानी का जैसे दिल है। बिल्कुल। एटिकस बहुत तार्किक ढंग से बचाव करते हैं। वो साबित करते हैं कि मायाला की चोटें किसी बाएं हाथ वाले व्यक्ति के हमले से लगी हैं। और उसका पिता बॉबीविल, वो बाएं हाथ से काम करता है, जबकि टॉम, उसका तो बायां हाथ ही बेकार है बचपन की चोट की वजह से। हाँ, सबूत एकदम साफ हैं। चीख चीख कर कह रहे हैं कि टॉम निर्दोष है। लेकिन उस समाज में जहां चमड़ी का रंग सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है, सबूतों का क्या होता है? कुछ नहीं। जूरी, जिसमें सारे सदस्य श्वेत हैं, वो टॉम को दोषी करार देती है। ये फैसला खासकर जेम के लिए, जो थोड़ा बड़ा है, समझ रहा है चीजों को, उसके लिए बहुत बड़ा धक्का होता है। उसका दुनिया पर, न्याय पर विश्वास टूट सा जाता है। हाँ, उसकी मासूमियत जैसे खत्म हो जाती है। और फिर वो खबर आती है कि टॉम ने भागने की कोशिश की और उसे मार दिया गया, 17 गोलियां। ये बहुत ही भयावह है। हाँ, बहुत। और ये घटनाएं उस समय की क्रूर नस्लीय पूर्वाग्रह को तो दिखाती ही हैं, साथ ही उपन्यास का जो टाइटल है उसका मतलब भी समझाती हैं, मॉकिंग बर्ड को मारना। हाँ, एटिकस समझाते हैं कि मॉकिंग बर्ड्स को मारना पाप क्यों है, क्योंकि वो बेचारे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपनी धुन में गाते रहते हैं, निर्दोष होते हैं। बिल्कुल। और टॉम रॉबिन्सन एक मॉकिंग बर्ड था, बू रैडली भी एक तरह से। ये सिंबल सिर्फ इन दो किरदारों का नहीं, बल्कि समाज के उन सभी कमजोर निर्दोष लोगों का है जिन्हें बिना वजह निशाना बनाया जाता है। कहानी का अंत भी काफी नाटकीय है। बॉबीविल, जो एटिकस से बदला लेना चाहता है, वो हैलोवीन की रात बच्चों पर हमला कर देता है, जेम और स्काउट पर, अंधेरे में। हाँ, हाथापाई होती है, जेम का हाथ टूट जाता है। और फिर अंधेरे में ही कोई उन्हें बचाता है। और बचाने वाला कौन? बू रैडली। वही बू रैडली जो सालों से बाहर नहीं निकला था, वो बच्चों को बचाता है। और इस झगड़े में बॉबीविल मारा जाता है, उसी के चाकू से। फिर शेरिफ हेक्टेट आते हैं, स्थिति को समझते हैं। एटिकस को पहले लगता है कि शायद जेम ने आत्मरक्षा में बॉब को मारा, पर हेक्टेट एक दूसरी ही कहानी बनाते हैं। वो कहते हैं कि बॉबीविल नशे में था और अपने ही चाकू पर गिर गया। ये वो बू रैडली को बचाने के लिए करते हैं, ताकि उसे कोर्ट कचहरी और दुनिया की नजरों से बचाया जा सके, है ना? हाँ, उनका मानना है कि बू जैसे शर्मीले, दुनिया से कटे इंसान को इस सब पचड़े में डालना एक और मॉकिंग बर्ड को मारने जैसा होगा। ये एक नैतिक फैसला है, शायद कानूनी से ज्यादा। और एटिकस भी अंत में मान जाते हैं। हाँ। और आखिर में स्काउट बू रैडली को उसके घर तक छोड़ने जाती है, और वहां उसके पोच पर खड़े होकर वो शायद पहली बार दुनिया को बू की नजरों से देखती है। वो सहानुभूति की समझ जो एटिकस ने सिखाई थी,
वो जैसे पूरी हो जाती है उस पल में। स्काउट की मासूमियत शायद थोड़ी कम हो जाती है इस सब के बाद, लेकिन उसे दुनिया की सच्चाई, अन्याय और हाँ, मुश्किल हालात में भी इंसानी हिम्मत और अच्छाई की एक गहरी समझ जरूर मिलती है। हाँ, जैसे आर्टिकस ने कहा था अंत में, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं स्काउट जब तुम उन्हें अंततः देख पाते हो। और शायद यही सवाल हमारे लिए भी है ना, कि हम दूसरों को, खासकर उन्हें जिन्हें हम समझ नहीं पाते या जो समाज के हाशिए पर हैं, उन्हें वाकई कब और कैसे देख पाते हैं। बिल्कुल, उनकी खिड़की से झांकना कितना जरूरी है, ये सोचना